मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि यार जर्मनी आने के लिए बस 13 लाख का ब्लॉक अकाउंट ही तो चाहिए, बट ऐसा नहीं है यार। कई सारी चीज़ें रहती हैं। स्टार्ट करते हो आप एपीएस से, फिर एप्लीकेशंस करते हो, फिर एडमिशन मिलने के बाद लोन, अगर किसी को लोन चाहिए, ब्लॉक अकाउंट का प्रोसेस, फिर वीज़ा का प्रोसेस, ऐसे अकोमोडेशन, कई सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर एक भी चीज़ मिस हो जाए तो प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है। हाय गाइस, आई एम गर्वित, मैं यहाँ बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, और आज मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं, कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे कैसे सब करना रहता है, एपीएस के लिए अप्लाई कैसे करना रहता है, कब करना रहता है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, हर एक चीज़। तो इस वीडियो के एंडिंग तक ज़रूर देखना यार, अगर आप आना चाह रहे हो जर्मनी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया यार, मास्टर्स वालों का कोर्स होता तो इंग्लिश में ही है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप जर्मन सीख के आओ, क्योंकि डेली लाइफ में यू नीड जर्मन, जॉब्स मिलने में आसानी रहेगी। उसके अलावा मास्टर्स वालों को जैसे अब इंग्लिश में पढ़ाई है, तो उनको आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा उसके, या फिर टॉयफल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आप देख सकते हो किस यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए। और जो बैचलर्स वाले हैं उनका, जैसे मैंने वही 3 तरीके बताए थे आने के, किसी तरीके में B1 B2 लगता है, और जो डायरेक्टली आना चाह रहे हैं उनका C1 लगता है। तो ये भी आप एक बार देख लो, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं जर्मनी में, ज़रूर ये चीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। सबसे पहले स्टेप है कोर्स या फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। कई स्टूडेंट्स करते हैं कि कहीं भी रैंडमली अप्लाई कर देते हैं और फिर उनका एडमिशन नहीं आता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो कुछ है कोर्स की वो देख के ही अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ, जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में जो है फ़ीस नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर फ़ीस रहती है, वो 400 450 यूरो समथिंग, जो हर 6 महीने में आपको देनी है। उसके अलावा कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, और इसलिए कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस काफ़ी है, बट एडमिशन होना आसान है, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है और पैसे दे के हो ही जाता है मोस्टली हर जगह एडमिशन। तो वहाँ का वही सीन है। बाकी जो लोग बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं उनके 2-3 तरीके होते हैं आने के। लाइक एक तरीके, अगर आप 12th के बाद 1 साल इंडिया से कर लो तो आपको C1 चाहिए, जर्मन C1, एंड देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। दूसरा तरीका है, आप 12th के बाद डायरेक्टली आना चाह रहे हो, देन आपको B1 B2 तक कुछ लैंग्वेज करनी पड़ेगी। जैसे मैं उस तरीके से आया था, मैंने B1 तक इंडिया से की थी। देन मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग ज्वाइन किया, 1 साल का मेरा वो स्कूल था, प्लस लैंग्वेज क्लासेस थी उसी में। लैंग्वेज मैंने फिर C1 यहाँ से करी स्कूल के, उसके बाद मुझे एडमिशन मिला। और तीसरा तरीका है जी एडवांस के थ्रू, आप एक बार एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद भी आपको C1 साथ हो तो डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। और मास्टर्स वालों की मैं बात करूँ तो यार, मास्टर्स वालों को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं कि यार आपने बैचलर्स किसी और चीज़ में करी, अब मास्टर्स किसी और चीज़ में करना चाह रहे हो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जिस चीज़ में आपने बैचलर्स करी, आपके ECT, आपके क्रेडिट्स, आपकी मॉड्यूल्स, आपकी हर एक चीज़ चेक करी जाती है, एडमिशन कमेटी उस पर ही ध्यान देती है, तब आपको एडमिशन मिलता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स यार इंग्लिश शॉर्ट के लिए आते हैं, बट स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि जर्मन सीख के आओ, क्योंकि आपको डेली लाइफ में वो काम आएगी ही आएगी। तो हाँ भैया, पहला स्टेप जो है मेन, वो है APS का। तो APS जो है वो एक वेरिफिकेशन के लिए होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और कुछ नहीं करता है। 10th हो गए, 12th की मार्कशीट हो गई, ये सारे जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा यार इसके रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ कभी। तो अभी जैसे एक नया रूल आया कि जो लोग बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं उनको 12th में 70% मैंडेटरी है। तो मैं वही कहूँगा, एक बार अप्लाई करने से पहले APS के लिए रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेना, आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। बट ये आपका पहला स्टेप है। इसे टाइम, जैसे ही आपने मान लो जर्मनी का सोच लिया कि मुझे जाना ही जाना है यार, अब APS के लिए अप्लाई कर लो। APS के बाद ही, क्योंकि फिर सारी बाकी की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर एडमिशन वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब स्टार्ट की जाती हैं। तो APS पहला स्टेप है भाई। हाँ तो यार, अब APS भी हो गया, अब बारी आती है एप्लीकेशंस की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा पूरे प्रोसेस की, क्योंकि यहीं आप एप्लीकेशन भेजोगे। कई यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एप्लीकेशन जाती हैं और कई यूनिअसिस्ट के थ्रू जाती हैं। जो यूनिअसिस्ट के थ्रू है, वो यूनिअसिस्ट एक पोर्टल है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और आगे यूनिवर्सिटीज़ को आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड कर देगा। ये चीज़ करता है वो बस। पहले आई थिंक पहली एप्लीकेशन की फ़ीस वो 8,500 लेता है INR, उसके बाद 3 या 4,000 कुछ समथिंग लेता है। और भाई लोग इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं, कहीं तो डेडलाइन मिस कर देते हैं। ये चीज़ मैंने भी भाई खुद पर्सनली करी थी। उस टाइम जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, मेरे को याद है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की तो डेडलाइन ही जा चुकी थी। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, डेडलाइंस बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। कई यूनिवर्सिटीज़ की पता ही नहीं लगता कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई। और उसके अलावा कई लोग तो रैंडमली अप्लाई कर देते हैं, जैसा मैंने बताया, वो मत करने, आपका एडमिशन नहीं आएगा। जर्मनी में जो एडमिशन अथॉरिटी कमेटी है वो आपके बैकग्राउंड को देख के ही आपको अगला कोर्स देंगे। लाइक जो मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं, आपके बैचलर्स के बैकग्राउंड को देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी में कुछ किया आप कुछ और करना चाह रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ढंग से अप्लाई करना। और अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है ढंग से, यार इसमें रिस्क मत लेना। मेन चीज़ है, इसी के बाद आपका यार एडमिशन आएगा तो वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होएगा। नहीं आती है, सीरियसली मैं रिकमेंड करूँगा किसी से पूछ लेना ये चीज़, किसी से हेल्प कर लेना, क्योंकि कंसल्टेंसीज इस चीज़ का भाई 1-1 लाख रुपए चार्ज कर लेती हैं बस। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट 1 लाख थोड़ा ज़्यादा है यार इस काम के लिए। तो इस चीज़ से लेके, अगर इस चीज़ में किसी को कोई भी दिक्कत है तो यार प्लीज़ मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर देना।
मैं ज़रूर इस चीज़ में आप लोगों की हेल्प कर दूंगा, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ में ध्यान से करना जो करना, क्योंकि एडमिशन ही मेन चीज़ है। हाँ तो भाई, वो आपका एडमिशन भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इसके बाद जो बारी आती है वो है पैसों की। कई लोगों के लिए भाई काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, क्योंकि 13 लाख का आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना है, जल्दी से बनवाना है, जिससे आप फिर वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट कर सको। और भाई सब पे इतने पैसे नहीं होते हैं एक साथ कि वो डाल दें, तो कई लोगों को लोन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैं अभी लोन के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉक अमाउंट को लेके यार लोन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने अपने टाइम पर ट्राई किया था, बट मुझे नहीं मिल पाया था, और एक दो बैंक ही देते थे उस टाइम। बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ी बहुत लोग जो हमें नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होने लगी हैं। हाँ तो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल चीज़ पता है मुझे, वो है ज्ञान धन। तो क्या है भाई ज्ञान धन जो एक कंपनी है, वो स्टडी अब्रॉड लोन्स प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करती है। ऑलरेडी वो हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं इस पूरे प्रोसेस में, और उनका खुद का एलिजिबिलिटी चेकर टूल भी है। भाई मैं पर्सनली सीरियसली रिकमेंड करूँगा सबको। उसमें कुछ नहीं करना, आपको 2 मिनट का टाइम चाहिए बस। जाओ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालो वहाँ पे, उस यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स वगैरह, स्कोर, और वो आपको वहाँ पे बता देगा आप एलिजिबल हो कि नहीं, और किस टाइप के लोन के लिए एलिजिबल हो। 2 मिनट का टाइम है भाई, आपको पता लग जाएगा कि आपको लोन मिल भी सकता है कि नहीं। और अगर आपको लोन मिल सकता है, आप एलिजिबल हो, तो यार आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे आपको पर्सनल काउंसलर्स भी मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जाओ जाके उनसे पूछ लो। ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट में। पहली बात तो यार मेरे को ये इनकी बेस्ट चीज़ लगती है। और इसमें आपको, उनका कहना है कि जो कोलैटरल लोन है उसको 1 महीना लगता है प्रोसेस होने में, जो नॉन कोलैटरल है वो 2-3 हफ्ते में हो जाता है। इसके साथ साथ वो लोग डॉक्यूमेंट कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी मदद करते हैं। आपको खुद से इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। घर बैठे बैठे आप अपने डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो कि हाँ ये लोन प्रोसेस कितना आगे बढ़ चुका है, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी सही चीज़ है, ज़रूर एक बार इसे चेक करना। क्योंकि आपको इंडिया में रह रहे हो और आपको पता ही है बैंक का काम बहुत टाइम लेती है, इधर जाओ उधर जाओ। फिर बैंक वाले इतना, हर बैंक पहली बात देता नहीं है टाइम, अलग से इतना वो लोग लेते हैं, और जो जॉब करें उन पर इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, एलिजिबल हो। उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट करना। यार एक तो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉन्टैक्ट करने में कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, बार बार कह रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर करना। आप पे पैसे भी हैं, एडमिशन भी है। नेक्स्ट चीज़, अब आप स्टार्ट करोगे वीज़ा प्रोसेस। अब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थोड़े बहुत, जो भी आपके हैं, पासपोर्ट, एडमिशन लेटर, कवर लेटर, ब्लॉक फाइनेंशियल प्रूफ जो कि अब आपका ब्लॉक अकाउंट है, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये सब आप लोग लेके जाओगे जहाँ भी आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट के लिए पहले तो अप्लाई करोगे। ये अपॉइंटमेंट जो है वो रीजन वाइज डिफर करती है। जैसे मैं दिल्ली में था, मेरा VFS में हुआ था। कहीं कहीं जगह एम्बेसी में होती हैं अपॉइंटमेंट्स, कहीं कहीं जगह कंसुलेट में होती हैं। तो ये रीजन पे आपके डिपेंड करती हैं। बाकी इधर आप लोगों का, मेरा पर्सनली इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मोस्टली आजकल नहीं होता है। बट अगर होता है तो वो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, पढ़ाई के बाद आप वापस जाओगे, स्टे करोगे, ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना। उसके अलावा यार डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत मत रखना, क्योंकि अगर एक भी छोटी सी दिक्कत हुई काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने में ही भाई बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप पे अपॉइंटमेंट आ चुकी है तो प्लीज़ किसी से वेरीफाई करवा लेना कि हाँ ये सब कुछ सही है। जिसका एक बार हो चुका है, इस प्रोसेस से जा चुका है, उससे करवा लेना। इस प्रोसेस में ढील मत देना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, हल्की सी दिक्कत हुई, प्रोसेस लेट हो जाएगा भाई। ध्यान से करना है जो कुछ भी हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अब आपका एडमिशन है, वीज़ा, अब आपको बस जर्मनी जाना है, फ़्लाइट बुक करनी है। बट जाके रहोगे कहाँ? तो इसलिए अब बारी आती है अकोमोडेशन की। आने से पहले यार अकोमोडेशन होना भी ज़रूरी है। मैंने आने से पहले एक घर ढूंढा था। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरी वो पुरानी 4 साल पुरानी वीडियो देख रखी, उन्हें पता होगा। हम 3 लोग साथ रहते थे, और वो मैंने ऑनलाइन इंडिया से ढूंढ लिया था एक वेबसाइट के थ्रू, जो कि वेगे गेजुक्ट है। मैं ये सारी चीज़ें आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप फिर वहाँ से भी देख सको। तो मैं 2-3 चीज़ें अभी बता देता हूँ। जैसे एक वेगे गेजुक्ट है, जहाँ से आप घर ढूंढ सकते हो। उसके बाद एक स्टूडेंटन वेब की वेबसाइट होती है, हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी, वो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स रहते हैं। जैसे जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये स्टूडेंट अपार्टमेंट है, इनका रेंट कम होता है। और स्पेशली लड़कियों को तो भाई वो जल्दी मिल जाता है, लड़कों को 1-2 साल की वेटिंग भी लगती है। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। मैं तो कहूँगा यार एडमिशन आ गया, आपने सोच लिया इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसी टाइम से ये ढूंढना स्टार्ट कर दो। नहीं तो वीज़ा प्रोसेस के बाद भी कर सकते हो, बट आने से पहले प्लीज़ घर ढूंढ लेना। और टेम्प्रेरी जगह मिले कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1-2 महीने के लिए मिल रहा है आपको, परमानेंट नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो आके, और नए घर ढूंढोगे मिल जाएंगे। बट जो मिले ले लेना। फेसबुक के थ्रू भी आप ढूंढ सकते हो। किसी को जानते हो सिटी में तो कई तरीके हैं यार, ये 3-4 तरीके जो मैंने आपको बताया, इनसे तो मिल ही जाएगा जहाँ तक है। ढंग से ढूंढो, रोज़ 1-2 घंटे देना, बट प्लीज़ जैसे भी करके ढूंढ लेना आने से पहले यार। और दूसरी चीज़, स्कैम्स भी होते हैं, मैं ये अभी याद आया मुझे, स्कैम से बच के रहना। ऐसी किसी को भी एडवांस में पैसे मत दे देना बिना व्यूइंग के या बिना कॉन्ट्रैक्ट के। और अगर आप जिस सिटी में जा रहे हो किसी को ऑलरेडी जानते हो, तो बेटर रहेगा आप उस बंदे को उस घर में भेज लो। उस जो भी लैंडलॉर्ड है उससे बातचीत हो जाए तो ही पैसे देना।
स्कैम में मत फंसना, देख संभल के करना जो कुछ भी करना। घर भी मिल गया, सब हो गया, फ़्लाइट लेनी है, यहाँ आ जाना है। और यहाँ आने के बाद आपके सारे काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। अब आपको जो है अभी भी आपके 2-3 हफ्ते यार बाकी के प्रोसेस में जाएंगे, जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन करनी आती, आनमेड उसे ये लोग आनमेल्डुम कहते हैं, तो ये आपकी मस्ट है। इसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाना है, सिम कार्ड लेना है, ऐसी कई सारी चीज़ें रहेंगी। शुरू के 2-3 हफ्ते तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सेमेस्टर फीस देनी है, ऐसी कई चीज़ें रहेंगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो 2-3 हफ्ते मान के चलना इन सारी चीज़ों में जाएंगे। उसके बाद बट ये सब जब एक बार हो गया भाई, स्टेबल हो जाएगा, काफ़ी सही हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस था जर्मनी आने का बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए। तो इसमें अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हो, कोई डाउट्स हों, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर सबके रिप्लाई करूँगा। नहीं तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। और यार आजकल मेरे को ना हाउस बिल्डिंग के लिए बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, तो हाउस बिल्डिंग वालों के लिए भी अलग से वीडियो आएगी। नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, जो कुछ जिसमें भी आप लोग करना चाह रहे हो, तो आप लोग टेंशन ना लो, अलग से आप लोगों पे वीडियो आएगी। तो ये बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए थी। और अब मैं वापस एक आपको याद दिला दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक चीज़ दे रखी है। घर कैसे ढूंढना, कहाँ कहाँ से आप कौन सी वेबसाइट से ढूंढ सकते हो। उसके अलावा जो लोन की मैंने आपको बताया था ज्ञानधन, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, उस एलिजिबिलिटी चेकर टूल का। वीडियो खत्म होते सबसे पहले काम तो ये करना, आप चेक कर लेना अगर आपको लोन लेने के आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। 2 मिनट का टाइम लगेगा, प्लीज़ चेक करना, फिर उसके बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यही था आई थिंक इस वीडियो के लिए। थैंक यू, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।